नमस्कार। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में माल्थुसियन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो माल्थुसियन थ्योरी कहने का अर्थ ये हुआ कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है और थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक ऐसे कह सकते हैं कि इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इतिहासकार भी थे। इतिहास कि अर्थशास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के प्रोफेसर थे ये। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, लंदन में हिस्ट्री इकोनॉमिक प्रोफेसर थे और एक साथ ही साथ चर्चमैन थे, पादरी थे। एक लंदन का एक चर्च था, उसमें वो पादरी थे। ठीक है, तो उनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था और ये प्रथम विचारक कह सकते हैं, प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम पर्सन थे जिन्होंने पॉपुलेशन एंड रिसोर्स जनसंख्या और संसाधन के बीच रिलेशन संबंध पर एक सिस्टमैटिक कह सकते हैं क्रमबद्ध सिद्धांत थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसे जानने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे अगर हम देखें तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी है माल्थस का, ये आता है नेचुरल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में। एक होता है नेचुरल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी और एक होता है सोशल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि प्रकृति के तहत पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी देना चाहते थे। तो इसमें माल्थस आते हैं, शेडलर आते हैं, डबलडे आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर वही व्यक्ति हैं जो कि डार्विन से प्रभावित होकर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं, सोशल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो इसमें आपके हेनरी जॉर्ज आते हैं, डुमंट आते हैं, डेविड रिकार्डो आते हैं और कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े कहते हैं कि सर्वहारा जो कि गरीब वर्ग था और आपका जो अमीर वर्ग था उसके पूंजीपति के रूप में बांटते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसमें बहुत बड़ा गैप डालते थे। ये बहुत बड़े कह सकते हैं कि सोशलिस्ट थे। ठीक है, सोशियोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारे सिलेबस में माल्थस है, शेडलर है, डेविड रिकार्डो है, इसी नेट के सिलेबस में। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो थ्योरी है माल्थस की वो बेस्ड किसके आधार पर है? तो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज हैं, देश हैं, जो अभी मैंने बता रहा था, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ऑफ इंपेरिकल अप्रोच। कहने का अर्थ हुआ जो पश्चिमी देश यूरोपीय कंट्री हैं उसमें इन्होंने इंपेरिकल अप्रोच अनुभव के आधार पर ये थ्योरी अपना दिया है। ठीक है, अनुभव के आधार पर कहने का मतलब हुआ कि वो खुद जाकर फील्ड में जाकर उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अनुभव लेकर ही अपनी थ्योरी को देते हैं। जैसे आप डाटा कलेक्शन में प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन याद कीजिए, तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में फील्ड में जाकर हम डाटा को कलेक्शन करते हैं। उसी प्रकार इंपीरिकल अपने अनुभव के आधार पर फील्ड में जाकर पता लगाना, तब जाकर हम इस थ्योरी को देते हैं। तो जो माल्थस की थ्योरी है वेस्टर्न यूरोप पे है और ये ज्यादातर ह्यूमन पे ज्यादा बेस है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कह सकते हैं। कि माल्थस की एक बुक थी, उन्होंने दो आर्टिकल निकाले थे। जो फर्स्ट आर्टिकल था उसमें नाम नहीं लिखा था, सेकेंड आर्टिकल में उनकी बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पूछ सकता है कि माल्थस ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी किसमें दी थी? तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 1798 में आई थी। और ध्यान दीजिए कि ये थ्योरी जो थी वो एक निराशावादी पिस्मेटिक विचार था। पिस्मेटिक विचार कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने तर्क दिया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है मानव जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्रोथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही हाई है। ठीक है, जबकि उसकी तुलना में क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए जो फूड सप्लाई है, उसकी तुलना में उसके लिए जो फूड सप्लाई या अदर रिसोर्सेज चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन को, वह उस रेट से नहीं बढ़ती, उस रेट की उस दर की वह नहीं बढ़ती। कहने का अर्थ ये हुआ, आप इस चार्ट के माध्यम से समझिए कि आप देखिए एक तरफ तो ये बताते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द फूड ये लीनियर में चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहा है 1 2 3 4 करके, और वहीं पर आपका पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तहत चल रहा है, 2 4 8 16 32 ज्योमेट्रिक के तहत, ज्यामिति के तहत बढ़ रहा है। वही अर्थमेटिक अंगड़ती की तरह 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है। ये 2 4 8 16 ये दुगुना होते हुए चल रहा है। तो पॉपुलेशन जो है दुगुना होते हुए, जैसे कि हमारे दादा एक हुए तो उनके 2 पुत्र हो गए, फिर उन 2 पुत्रों को 4 पुत्र हो गए, फिर 4 पुत्र के 8 हो गए, तो 8 की 16 जो जनसंख्या वह ज्यामिति के तहत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह चल रहा है। वहीं पॉपुलेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तहत चल रही है। ठीक है, तो ये यहीं पे कहते हैं कि उन्होंने तर्क दिया कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है, देखिए जिस रेट की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ रही है, जबकि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, ये जो रिसोर्सेज हैं वह उस रेट से, फूड सप्लाई या अदर रिसोर्सेज चाहिए वह उस रेट से नहीं बढ़ती। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती है, इसलिए उस रेट से नहीं बढ़ती है। तो कहते हैं कि दोनों जो गैप बन रहा है ये बहुत बड़ा खतरनाक आएगा, इसे हम बाद में समझेंगे। तो पिस्मेटिक कहने का अर्थ ये हुआ, इन्होंने निराशावादी ऐसे कहा, वर्ड के लेवल पे विचार होने लगा कि इनका थ्योरी जो है वो निराशावादी है। निराशावादी इसलिए सब लोग कहने लगे क्योंकि ये कहते थे कि जनसंख्या में वृद्धि का होना, जनसंख्या वृद्धि सदैव जो है हानिकारक होती है। उन्होंने कहा कि जब भी जनसंख्या वृद्धि होगी वो हमेशा हानिकारक होती है। तो लोग कहने लगे कि ये तो व्यक्ति निराशावादी बात कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो हानिकारक होगा। कारण ये होता है
कि लोग कहने लगे, वर्ल्ड के लोगों ने डिस्कशन किया और कहा कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें तो जनसंख्या, मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन है इसको हम बढ़ा दें तो जनसंख्या के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो निरम निराशा वाली बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या कहते हैं कि वो देश के लिए हानिकारक होगा, हमेशा के लिए सदैव हानिकारक होगा। तो यही बात इनका पिस्मिटिक विचार के तहत रखा जाता है कि ये निराशावादी बात कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने कहा। इसलिए इंडिया के तहत हम देखें तो ये आशावादी है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वही प्रोडक्शन ऑफ द फूड उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो एक इनका चार्ट है, इसे समझने की कोशिश करेगा। इसमें मैंने एक तरफ टाइम समय दिखाया है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, और इधर हमने संख्या दिखाया है, मतलब कि मात्रा दिखाया है, संख्या क्वांटिटी दिखाया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने हम पहले इस सीधी लाइन को लेते हैं एपी, तो ये प्रोडक्शन ऑफ द फूड की लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये सीधी जो जा रही है, ये प्रोडक्शन ऑफ द फूड है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत एक लीनियर लाइन की तरफ बढ़ रही है, मतलब 1 2 3 4 करके प्रोडक्शन होता जाएगा आपका, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वही जो हमारी पॉपुलेशन है, मैंने बताया दादाजी हो गए, फिर 2 उनके पुत्र हो गए, तो ये पॉपुलेशन जो है इनकी जो समय के साथ जो है ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आगे बढ़ता जाएगा, और इधर जो है फूड, ऐसे समझिए, ये पॉपुलेशन ग्रोथ आगे बढ़ता जाएगा और ये जो प्रोडक्शन ऑफ द फूड है ये सीधे लीनियर होते हुए जाएगा। तो इसका जो गैप है, आप ध्यान दीजिए, इसका जो गैप है वो और ज्यादा होता बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा तो बहुत बड़ा गैप होने की वजह से अकाल महामारी आने स्थिति है, मतलब एपिडेमिक आ सकते हैं। तो इन्होंने इसके एपिडेमिक के साथ पॉपुलेशन और प्रोडक्शन को संतुलन बनाने के लिए माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ का एक अवधारणा दिया, जहां पे ये पॉपुलेशन और प्रोडक्शन दोनों बराबर पे आकर टिक जाते हैं। ठीक है, मतलब जो इनबैलेंस बन गया था वो बैलेंस बनने की स्थिति को यहाँ पे माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ की बात करते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने लगा माल्था का स्टेटमेंट था, द टेबल ऑफ द नेचर, मतलब जो प्रकृति की खाने की मेज है, इज लेफ्ट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट, वह सीमित अतिथियों के लिए है। ठीक है, एंड दोज हु कम अनइनवाइटेड मस्ट स्टे, अतः बिना नियंत्रण के आने वाले लोगों को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, आपके घर में जो ड्राइंग टेबल होगा जिसपे सब लोग बैठ के भोजन करते होंगे, अब समझिए ड्राइंग टेबल में चारों तरफ से 4 लोग बैठते होंगे या 6 लोग बैठते होंगे। अब 6 लोग भोजन एक बार बैठ के अपना खाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 7 8 लोग और आ गए वहां पे, तो आप उनको कैसे खिलाएंगे? आप उनको नहीं खिलाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो वही कहते हैं कि प्रकृति की खाने की जो मेज है वह सीमित अतिथियों के लिए है, मतलब सीमित अतिथि जो 4-6 लोग खा सकते हैं उनके लिए, अतः बिना नियंत्रण के आने वाले लोगों को अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। द टेबल ऑफ द नेचर, जो टेबल है नेचर का, मतलब प्रकृति का जो नेचर है, इज लेट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट। लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट कहने का मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट के लिए है। ठीक है, जो प्रकृति के संसाधन है वो लिमिटेड नंबर ऑफ है। एंड दोज हु कम अनइनवाइटेड, मतलब जो अनइनवाइटेड, मतलब बिना इनवाइट के, मतलब बिना नियंत्रण के आ गया है, मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं, मस्ट स्ट्रेप, उन्हें भूखा मरना पड़ेगा, यही बात ये कहते हैं। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि इनका निराशावादी विचार था, क्योंकि ये पॉपुलेशन कितना विरोधी हो गए थे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के आते हैं पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन को एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें ध्यान दीजिए, एक तरफ ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, मतलब जनसंख्या वृद्धि, मतलब जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह ज्योमेट्री मैंने बताया ना, ज्योमेट्री के तहत बढ़ रही है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के तहत। 2 के 4 8 16 32, मतलब हमारे दादाजी एक थे, उनके 2 हो गए पुत्र, फिर 2 के 4 उन पुत्रों को 4 हो गए, 4 के 8 16 32, ऐसे करके जनसंख्या वृद्धि हो रही है। वहीं पर फूड प्रोडक्शन जो है, मतलब वहाँ का जो रिसोर्सेज है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहाँ का जो रिसोर्सेज मतलब जो संसाधन है जिसे हम भोजन उत्पादन करते हैं, तो फूड प्रोडक्शन, खाद्य का उत्पादन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अंगड़ती वृद्धि हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 करके एक वृद्धि हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? रिजल्ट में क्या होता है कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच असंतुलन, इम्बैलेंस आ जाता है। मैंने अभी चार्ट के माध्यम से नहीं बताने की कोशिश की थी, इसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए आपका फूड प्रोडक्शन एपी के तहत हो रहा था और जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वह जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके बीच में जो गैप बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये गैप इसी बात की कर रहे हैं कि पॉपुलेशन फूड सप्लाई के बीच असंतुलन, इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है, वो गैप बढ़ता चला जाता है। तब इसे कहते हैं हाउ टू करेक्ट, इसे कैसे ठीक या नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए 2 चीजें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉपुलेशन को ठीक करने के, कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव एंड नेचुरल चेक, मतलब कि पॉजिटिव और नेचुरल की एक ही बात हुई। ये कहते थे प्राकृतिक नियंत्रण रखा जाए, प्राकृतिक नियंत्रण आएगा। प्रकृति मतलब प्रकृति जो है नियंत्रण करेगी जनसंख्या पे। कहने का मतलब देखिए, भूकंप आना, अर्थक्वेक आ जाना, एपिडेमिक मतलब महामारी आना, युद्ध मतलब वार होना, अकाल आ जाना, ठीक है, बाढ़ की स्थिति, फ्लड की स्थिति आ जाना जिससे पॉपुलेशन गिर जाए। ठीक है, ये सब चीजें आपकी घटित होने लगती हैं। दूसरा आता है आर्टिफिशियल प्रिवेंट के तहत। आर्टिफिशियल प्रिवेंट में आपका आता है
आर्टिफिशियल या प्रिवेंटिव चेक। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम के तहत, या प्रिवेंटिव चेक मतलब कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक मतलब प्रतिबंधक नियंत्रण के तहत आप इसे रोक सकते हैं। ठीक, इसमें आएगा देर से विवाह करना। ठीक है, देखिए कि आप देर से शादी करिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आत्म संयम बनाइए, शादी मतलब आत्म संयम बनाइए, शादी न करिए, फैमिली प्लानिंग करिए, मतलब जो परिवार नियोजन की बात होती है उसमें होती है। देखिए आपका इंडिया का फैमिली प्लानिंग टू चाइल्ड का था, हम तो कहते हैं चाइना का चाइल्ड को उतारना चाहिए जो कि 1 चाइल्ड प्रोग्रेशन था। वर्तमान में तो वो 3 चाइल्ड पे चला गया है, लेकिन 1 चाइल्ड वाला बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये सब ये बात करते थे। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो क्रिटिक्स हुई थी उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। माल्थस ने सेक्स डिजायर एंड डिजायर ऑफ चाइल्ड को एक समान मान लिया था। सेक्स डिजायर मतलब काम वासना और डिजायर ऑफ चाइल्ड मतलब संतति इच्छा। जैसे कोई स्त्री है या पुरुष है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, मतलब कोई मेल है, वह फीमेल की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेक्स डिजायर। ठीक है, वह काम वासना की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन डिजायर ऑफ चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह आकर्षित हो रहा है तो बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक ही मान लिया था कि अगर कोई स्त्री पुरुष की तरफ या पुरुष स्त्री की तरफ डिजायर हो का मतलब कि सेक्स डिजायर आ रहा है तो डिजायर ऑफ चाइल्ड होगा, मतलब कि बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक समान मान लिया था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि 25 ईयर में, मतलब 25 ईयर में जो पॉपुलेशन होता है किसी भी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत अगर पॉपुलेशन वृद्धि होती है तो 25 ईयर में पॉपुलेशन जो है वह डबल हो जाएगा, जो कि ये कहीं भी निश्चित नहीं है। अभी आप पॉपुलेशन पढ़ रहे होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो इसमें देखिए इंडिया का 67 ईयर में डबल हुआ है, फिर उसके बाद आपका चाइना का 113, यूएसए का 113 साल में डबल हुआ। तो ऐसे करके रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ 25 ईयर में ही डबल हो जाए। तो इसकी आलोचना हुई है। तीसरी बात इनकी थी जनसंख्या सदैव ऑलवेज हानिकारक होती है, इसीलिए इनका निराशावादी विचार कहा जाता है। ये कहते थे कि जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वह हानिकारक होगी, मतलब ऑलवेज जो है हानिकारक मतलब हार्मफुल होगी, ऑलवेज हार्मफुल होगी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह ऑलवेज हार्मफुल होगी, ये इन्होंने ऐसे बता दिया, जो कि गलत है। ऐसी बात नहीं है कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रहा है, उसके साथ साथ आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन ग्रोथ के तहत आप उसे ला दीजिए तो आपको हानिकारक नहीं होगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक होती है, इसलिए इनका निराशावादी विचार कहा जाता है, पेसिमिस्टिक मतलब पेसिमिस्टिक विचार कहा जाता है। मैंने अभी यहाँ पढ़ रहे थे ना हम लोग कि यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे कहाँ पे था, एक ही में लिखा था। इन्होंने जो है, जो एक निराशावादी पेसिमिस्टिक विचार था, उन्होंने तर्क दिया कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो फूड सप्लाई अदर रिसोर्सेज चाहिए वो उस रेट से नहीं बढ़ती है। मतलब ये कहना चाहते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है और वहीं पर रिसोर्सेज उतना नहीं बढ़ते, इसलिए इनका निराशावादी विचार रखा जाता है वर्ल्ड में। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें ध्यान दीजिएगा, माल्थस जो थे इन्होंने एक बात और भी की थी कि पॉपुलेशन एक निश्चित, इन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वह बढ़ता रहेगा, हार्मफुल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन एक निश्चित सीमा के आगे नहीं बढ़ सकती, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो कह रहे थे कि पॉपुलेशन जब बढ़ता रहता है जियोमेट्रिक में, तो क्या होता है कि कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो एक निश्चित सीमा के बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। आप इंडिया को ले लीजिए, तो अब सब लोग समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन का ज़्यादा वृद्धि करना सही नहीं है। चाइना जैसे समझ लिया कि पॉपुलेशन का ग्रोथ करना ज़्यादा सही नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं ना पॉपुलेशन एक निश्चित सीमा के आगे नहीं बढ़ सकती, उसका भी सब लोग समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये इन्होंने चार्ट में बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक निश्चित सीमा के बाद लोग समझने लगते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये बात हुई। माल्थस ध्यान दीजिएगा पादरी थे, मतलब कि क्या कहते हैं चर्चमैन थे, इसलिए वह बर्थ कंट्रोल के लिए कृत्रिम साधनों के प्रयोग के विरोधी थे, क्योंकि कृत्रिम साधन मतलब कि जो आर्टिफिशियल जो चेक्स थे उनको रोकते थे, जैसे गर्भ निरोधक गोली को खाना, या फिर क्या कहते हैं कि जितने भी कृत्रिम साधन थे उसको रोकने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि ऐसा मत करिए, आप आत्मसंयम का प्रयास करिए, देर की विवाह करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग बनाइए, बहुत करना है तो दूरी बना के रखिए। वो यही चाहते थे। ठीक, वो गर्भ निरोधक गोली खाने की बात नहीं करते थे, वो अच्छे व्यक्ति थे, गर्भ निरोधक गोली खाने की बात नहीं करते थे, या फिर कह सकते हैं कि कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते थे। वो यही चाहते थे कि आप अपने आप की आत्मसंयम रखिए, धार्मिक व्यक्ति थे ना, इसलिए। ध्यान दीजिए, हम इसी में न्यू माल्थुसियन मतलब नौ माल्थकवाद को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यू माल्थुसियन जो थे माल्थक के ही अनुयायी थे। ठीक है, और ये कृत्रिम साधन अभी बता रहे थे ना माल्थक जी कि कृत्रिम साधन की ये मतलब कि विरोधी थे, तो ये कहते थे कि नहीं, कृत्रिम साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। नौ माल्थकवाद कहते थे कि इनका जो, ध्यान दीजिएगा, नव माल्थकवाद स्वयं को माल्थस का उत्तराधिकारी मतलब कहते थे कि हम इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, और आधुनिक जो मॉडर्न संतति नियम था, मतलब कहते बर्थ कंट्रोल का जो नियम था उसके आंदोलन प्रबंध समझते थे। इस आंदोलन में आरंभ में माल्थस की अनुयायियों ने मतलब इन्हीं के अनुयायी जो लोग थे वह संतति निग्रह मतलब बर्थ कंट्रोल तथा अन्य कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए ये कहते पक्ष में थे। वो कहते थे कि बर्थ कंट्रोल के लिए हमें गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे और अच्छे समझते हैं,
ध्यान दीजिए, मालथक ने ब्रह्मचर्य पालन, देर के विवाह, विवाह न करना, ध्यान दीजिए, विवाह न करना, आत्मसंयम बना आदि उपाय अपनाने का सुझाव दिया करते थे, किंतु वे बर्थ कंट्रोल के कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल साधनों के प्रयोग के विरोधी थे। तो जो ये नव मालथकवाद थे वो कहते थे कि नव मालथकवादियों ने संतति निग्रह मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए रासायनिक मतलब केमिकल या यांत्रिक मतलब कि केमिकल या मैकेनिकल गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगों को अपनाने का जोरदार समर्थन किया था। इस साधनों के प्रबल समर्थकों में से इंग्लैंड की श्रीमती मेरी स्टॉम, इंग्लैंड की जो थी वह मेरी स्टॉम थी, और अमेरिका की जो थी वह मिस्टर मार्गरेट स्ट्रेंजर थी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया ना, मालथक ने सेक्स डिजायर एंड डिजायर ऑफ चाइल्ड मतलब मतलब काम इच्छा और डिजायर मतलब संतति इच्छा को एक ही माना था और उसमें कोई भेद नहीं किया था। और नव मालथकवाद ने इन दोनों में अंतर मानते थे, ठीक है। और मालथक के विचारों को कुछ संशोधन किए थे, मतलब कि उसको संशोधित किए थे। बात यहाँ पे देखिए, सेक्स डिजायर ऑफ चाइल्ड एक नहीं है, क्योंकि देखिए मनुष्य में सेक्स डिजायर होने पर मतलब कामेच्छा होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उनमें संतति प्राप्ति मतलब सेक्स मतलब डिजायर ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चे पैदा संतति प्राप्ति संतति की इच्छा भी हो। ध्यान दीजिए, मनुष्य में कामेच्छा होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसमें संतति प्राप्ति की इच्छा भी हो। यह विचारक के अनुसार इन विचारकों के मालथक के अनुसार यदि कोई दंपत्ति मतलब कि जो पेरेंट्स हैं अतिरिक्त संतान की मतलब संतति का भार उठाए बिना ही कामेच्छा की तृप्ति करना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि कहते हैं कि जैसे गर्भ निरोधक गोली का खाकर या फिर कंडोम का इस्तेमाल करके तो अपनी कामेच्छा मतलब जो किस डिजायर की स्थिति है उसको पूरा करना चाहते हैं, उसकी तृप्ति करना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये नव मालथकवाद करते थे, आधुनिक है। जिनके द्वारा गर्भ निरोधक रासायनिक या यांत्रिक उपयोग की सहायता से कामेच्छा की पूर्ति करने का समर्थन किया गया था नव मालथकवाद को भी।